Hello guys, welcome to everybody. Today our topic like nutrient recycling. Nutrient recycling. न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग को हम लोग बायोजियोकेमिकल साइकिल भी कहते हैं। बायोजियोकेमिकल साइकिल के अंतर्गत आपको फोकस करना है कार्बन साइकिल और फास्फोरस साइकिल पर। लेकिन एक बार आप जान लें कि बायोजियोकेमिकल साइकिल में कौन कौन से साइकिल आते हैं। पहला वाटर साइकिल, दूसरा कार्बन साइकिल, तीसरा नाइट्रोजन साइकिल, चौथा फास्फोरस साइकिल, पांचवा ऑक्सीजन साइकिल, छठवां सल्फर साइकिल। तो चलिए सबके बारे में थोड़ी थोड़ी बात आप जानेंगे। वैसे बायोजियोकेमिकल साइकिल या न्यूट्रिएंट साइकिल दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं गैसियस साइकिल और दूसरे को कहते हैं सेडिमेंट्री साइकिल। आपका चिर परिचित नाइट्रोजन साइकिल। आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन साइकिल में हमने 5 स्टेप लिया है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, एसिमिलेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। यहां कहां से लेंगे? ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा सॉइल में आ रहा है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन कर रहे हैं? माइक्रोब्स। वैसे माइक्रोब्स जो प्लांट के रूट में, शायद आप लोग जानते होंगे, राइजोबियम, और दूसरे जो सॉइल में है फ्री लिविंग है। ये दोनों माइक्रोब्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बदल देते हैं अमोनिया में, और यह अमोनिया नाइट्रीफाइंग माइक्रोब्स में नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया के द्वारा नाइट्राइट में बदल जाता है। नाइट्राइट फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रेट में बदल जाता है। यह दोनों स्टेप नाइट्रीफाइंग या नाइट्रिफिकेशन का स्टेप है। अब यह नाइट्रेट एसिमिलेशन के द्वारा प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं नाइट्रेट को, तो यह प्रक्रिया एसिमिलेशन की है। और दूसरा वे है कि कुछ वैसे सॉइल में बैक्टीरिया हैं जिन्हें डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आप कहते हैं, वे इस नाइट्रेट को पुनः एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डाइएटॉमिक गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो आपने देखा डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसके बाद आपने देखा नाइट्रिफिकेशन। अब जो नाइट्रेट पौधों को उपलब्ध होता है, वो पौधे को जब एनिमल हेट्रोट्रॉप्स कंज्यूमर खाते हैं तो वो नाइट्रोजन अगले ट्रॉपिक लेवल एनिमल में चला जाता है। प्लांट के डेथ और डीके या एनिमल के डेथ एंड डीके लिटर फॉल से ये सब डिट्रीटस का निर्माण करता है, जिसे नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और ये नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड या डिट्रीटस डीकंपोजर के द्वारा पुनः अमोनिया में कन्वर्ट कर जाता है, और इस प्रोसेस को अमोनिफिकेशन कहते हैं। अब आपको याद आ गया होगा नाइट्रोजन साइकिल। तो ये रहा नाइट्रोजन साइकिल। इसी बात को पुनः देखिए। उसमें क्या है कि वो कोर बातें हमने बताई थी। वहां फर्टिलाइजर, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर भी एक तरीका है जिसके द्वारा नाइट्रोजन एड होता है इकोसिस्टम में, क्योंकि किसान देते हैं आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर। बाकी सारी बातें उनकी यही है। यहां भी नाइट्रिफिकेशन होता है, ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन, कैसे नाइट्रेट, अमोनिया, एमिनो एसिड और बायोमास का कन्वर्सन होता है, जिसे नाइट्रोजन एसिमिलेशन कहते हैं। ये यहां पर डीनाइट्रिफिकेशन वहां जो आपने देखा था, इसको मैंने अलग से दिखाया है, इसलिए इस फिगर को लाया है कि नाइट्रेट नाइट्राइट में बदला। नाइट्राइट एनो में बना, एनो N2O, और N2O कहां चला गया? डाइएटॉमिक नाइट्रोजन में। यह प्रक्रिया डीनाइट्रिफिकेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? डीनाइट्रिफिकेशन। और कुछ नाइट्रेट क्या होते हैं? लीचिंग, याद है लीचिंग? डिकम्पोजिशन में
दो शब्द है, लीचिंग और परकोलेशन। तो ये मिनरल है, इसलिए अगर वाटर बॉडी के द्वारा नीचे सॉइल में चला जाता है, इकोसिस्टम से दूर चला जाता है, पुनः लौट के नहीं आता, ये लॉस हुआ, तो इस प्रक्रिया को लीचिंग कहते हैं। और ये लीचिंग क्या पैदा करता है? यूट्रिफिकेशन। हम लोग अगले चैप्टर में एनवायरमेंटल इश्यू में यूट्रिफिकेशन को भी देखेंगे। तो मैं समझता हूं कि अब आप नाइट्रोजन साइकिल वाली बात ही समझ गए होंगे। अगर किसी को दिक्कत होगी 11th क्लास के वीडियो को देख लेगा, प्लांट फिजियोलॉजी का प्लेलिस्ट आपके पास उपलब्ध है। सल्फर साइकिल, ये सल्फर साइकिल में क्या है? ये सल्फर किस तरह से सर्कुलेट हो रहे हैं? इंडस्ट्रियल क्या है, माइनिंग से क्या है, फॉसिल से क्या है, एनिमल किस प्रकार ले रहे हैं, इस कैसे छोड़ रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में, डिकम्पोजिशन कैसे हो रहा है, ये भी वोल्केनिक इरप्शन कैसे हो रहा है, वैसे हम डिटेल में आ रहे हैं। इनके बारे में भी हम टेक्स्ट में आपको फिर से बात करेंगे। इसके बाद बारी आती है फास्फोरस साइकिल। ये देखिए फास्फोरस साइकिल है। तो इस प्रकार आपने देखा नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल और फास्फोरस साइकिल। वास्तव में आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट के अनुसार दो ही साइकिल डिटेल में पढ़नी है, कार्बन साइकिल और फास्फोरस साइकिल। आइए आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग आज का हम लोगों का टॉपिक है और इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग इकोसिस्टम का अंतिम फंक्शन है। आपने 3 फंक्शन पढ़ा है। पहला क्या पढ़ा है आपने? तो पहला आपने पढ़ा है हमसे प्रोडक्टिविटी, दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरा एनर्जी फ्लो और चौथा और अंतिम फंक्शन न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, जिसको कि आज हम लोग जान रहे हैं। आपको पिछले दिन भी हमने डिस्कस किया था कि एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, लेकिन मैटर या न्यूट्रिएंट का प्रवाह साइक्लिक होता है। आपकी एनसीईआरटी की टेस्ट न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग के बारे में क्या कहता है, उसको पहले हम लोग एक बार जान लें, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। You have studied in class 11th, the organism need a constant supply of nutrient to grow, reproduce and regulate various body functions. The amount of nutrient such as carbon, nitrogen, phosphorus, calcium, etc. present in the soil at any given time is referred to as a standing state. शब्द आया क्या? स्टैंडिंग स्टेट। आप स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्रॉप में कंफ्यूज नहीं करें। स्टैंडिंग स्टेट दूसरी चीज है कि न्यूट्रिएंट्स इकोसिस्टम में जो सर्कुलेट हो रहा है उसकी अमाउंट क्या है, इसे हम लोग स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। धीरे धीरे हम जानेंगे स्टैंडिंग स्टेट ऑफ कार्बन, स्टैंडिंग स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, स्टैंडिंग स्टेट ऑफ फास्फोरस, स्टैंडिंग स्टेट ऑफ कैल्शियम etc. तो आपने जान लिया स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट वेरीज इन डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम ऑन सीजनल बेसिस। अभी आप लोगों ने पढ़ा या सुना, इस साल बारिश बिहार में बहुत हुई, रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई और हो भी रही है। लेकिन साथ में ड्रॉबैक क्या है? बहुत सारे मनुष्यों की जान गई बिजली गिरने से। यह बिजली गिरता है, जान जाता है, लेकिन मेरे इकोसिस्टम में
वो बिजली जो गिरता है वो न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, नाइट्रोजन ऐड करता है। तो सीजनल, अभी के सीजन में बिजली जब बारिश में गिर रही है तो नाइट्रोजन ऐड हो रहा है सॉइल में। तो सीजनल बेस पर ये घटता बढ़ता रहता है। What is important to appreciate that nutrient which are never lost from ecosystem. They are recycled time and again indefinitely. न्यूट्रिएंट्स जो है वो बारंबार इकोसिस्टम में चलते रहता है। ऐसा नहीं कि लॉस नहीं, लॉस होता है, सम अमाउंट लॉस होगा, कंप्लीट लॉस नहीं होगा। यह बात ध्यान देने की है। द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स थ्रू द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। Another name of nutrient cycling is biogeochemical cycle. Bio means living organism, geo means rock, air, water including, chemical and cyclic flow. Nutrient cycle has two type, दो तरह के, gaseous और sedimentary। चट्टान, पहाड़, पत्थरों में रहे उससे चले, वो भी इन्वॉल्व हो, सेडिमेंट्री। द रिजर्वायर फॉर गैसियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल, नाइट्रोजन कार्बन साइकिल, यही गैसियस टाइप है, एग्जिस्ट इन एटमॉस्फेयर। कहां इसका रिजर्वायर एग्जिस्ट करता है? एटमॉस्फेयर में। एंड फॉर सेडिमेंट्री साइकिल, रिजर्वायर कहां एग्जिस्ट करेगा? अर्थ क्रस्ट में। सेडिमेंट्री साइकिल का एग्जाम्पल सल्फर साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल। द रिजर्वायर लोकेटेड इन द अर्थ क्रस्ट। एनवायरमेंटल फैक्टर लाइक सॉइल मॉइस्चर, pH, टेम्परेचर एक्सेट्रा regulate the rate of release of nutrient into atmosphere। देखिए, बायोजियोकेमिकल साइकिल, इसमें मुख्य रूप से ये इतने साइकिल होते हैं, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, सल्फर साइकिल। मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूं। तो इसमें से मुख्य रूप से आपके टेक्स्ट के अनुसार आपको पढ़ना है कार्बन साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल, क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल तो ऑलरेडी आप 11th में पढ़े हुए हैं, याद है ना? नहीं, प्लांट न्यूट्रिशन, प्लांट न्यूट्रिशन प्लांट फिजियोलॉजी का दूसरा चैप्टर है, उसमें आपने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा है। वैसे थोड़ा बहुत डिस्कशन यहां भी होगा। अब है वाटर साइकिल, आप जानते होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा इस पर अपना बात कह रहा हूं कि वाटर साइकिल में क्या है? इवोपरेशन, कंडेंसेशन, प्रिसिपिटेशन। मतलब कि जब गर्मी होगी, जलाशय, नदी, समुद्र से इवोपरेशन होगा, साल्टी वाटर का भी इवोपरेशन होगा, फ्रेश वाटर का। यही इवोपरेशन जब ज्यादा होता है तो उसका कंडेंसेशन होता है, और ये कंडेंसेशन क्या करता है? प्रिसिपिटेशन। तो इवोपरेशन, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जब इवोपरेशन होता है उससे मानसून पैदा होता है, और वही मानसून जब बारिश करता है तो उसे हम लोग प्रिसिपिटेशन कहते हैं। इंडिया की सीजन इसी पर डिपेंड करती है। जब प्रिसिपिटेशन होगा तो उसका कलेक्शन होगा, तो कुछ क्या रहेगा? फ्रेश वाटर बॉडी में जाएगा, कुछ मेराइन वाटर में जाएगा, above the surface, but some amount of the water reach to our deeper section of soil
and finally go toward the water table. And such kind of the phenomena is called the percolation. वाटर अगर जा रहा है डीपर सेक्शन ऑफ सॉइल में तो परकोलेशन, और उस वाटर के साथ कोई न्यूट्रिएंट्स जा रहा है तो लीचिंग। याद है ना डिकम्पोजिशन में लीचिंग? बार बार लोग पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परकोलेशन एंड लीचिंग। तो परकोलेशन टर्म यूज फॉर द वाटर व्हेन वाटर रीच इन द डीप सेक्शन ऑफ सॉइल, इवन गो टुवर्ड द ग्राउंड टेबल, उसे हम परकोलेशन कहते हैं। और लीचिंग, परकोलेशन के दरमियान जब वाटर जाएगा तो उसमें मिनरल भी डिजॉल्व होकर के जाएंगे, जो पूरा रिटर्न होकर के इकोसिस्टम में नहीं आएंगे, लॉस कर जाएंगे वो मिनरल्स। उसे हम लोग कहते हैं क्या? लीचिंग। एनफ। तो आपने थोड़ी सी बात वाटर साइकिल का समझा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि द फंक्शन ऑफ द रिजर्वायर इज to meet with the deficit which occur due to imbalance in the rate of influx and efflux। यहां पर तीन बात आ गया, रिजर्वायर, इनफ्लक्स, इफ्लक्स। तो आइए जरा जान लेते हैं। रिजर्वायर, कंपार्टमेंट वेयर केमिकल स्पीसीज रिसाइड। तो गैसियस एलिमेंट के लिए रिजर्वायर कौन हो गया? एटमॉस्फेयर। सेडिमेंट्री केमिकल के लिए रिजर्वायर कौन हो गया? अर्थ क्रस्ट। फ्लक्स, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ केमिकल स्पीसीज बिटवीन रिजर्वायर। तो इनफ्लक्स रिजर्वायर से इकोसिस्टम में आना, और इफ्लक्स इकोसिस्टम से रिजर्वायर में जाना। अब इकोसिस्टम को यहां हम लोग सिंक भी कह सकते हैं, और रिजर्वायर को हम लोग सोर्स भी कह सकते हैं। तो सोर्स, ओरिजिन ऑफ केमिकल स्पीसीज इन रिजर्वायर, सिंक, डिस्ट्रक्शन ऑफ केमिकल स्पीसीज इन रिजर्वायर। जो रिजर्वायर से लॉस करे, निकले, वो सिंक के अंदर आएगा, और रिजर्वायर में जो ऐड करे वो सोर्स के रूप में आएगा। आपने पीछे में वाटर साइकिल देखा था, आइए थोड़ा सा ऑक्सीजन साइकिल को सीखिए। ऑक्सीजन साइकिल, रिजर्वायर एंड फ्लक्स। तो ऑक्सीजन साइकिल का रिजर्वायर क्या होगा? एटमॉस्फेयर होगा। फोटोलाइसिस और विदरिंग हो रहे हैं, उससे ये बायोस्फीयर में। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन, पौधों में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो ऑक्सीजन कहां जा रहा है? एटमॉस्फेयर में। और एटमॉस्फेयर से रिस्पायरेशन और डीके के द्वारा कहां आ रहा है? बायोस्फीयर। यही एक्सचेंज है, इनफ्लक्स, इफ्लक्स, सोर्स, सिंक। ये लिथोस्फीयर है, ये एटमॉस्फेयर है, ये सारे प्लांट्स है बायोस्फीयर के, और ऑक्सीजन सर्कुलेट हो रहा है। ओके। नाइट्रोजन साइकिल की बात कर रहे थे। मैं बहुत ही हल्का यहां नाइट्रोजन साइकिल की चर्चा करूंगा। नाइट्रोजन साइकिल, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। सबसे पहले ये देख रहे हैं, ये फिक्स होता है, प्लांट्स में प्रोटीन बनता है, प्लांट्स के डेथ के बाद ये ऑर्गेनिक मैटर में जाता है या एनिमल प्रोटीन में भी भाग लेता है। तो इसकी साइकिल किस प्रकार चल रही है इसे समझिए। आप ये देख रहे हैं कि बैक्टीरियल फिक्सेशन ऑफ एयर, एनी राइजोबिया, एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, एजोस्पाइरिलम स्पीसीज नाइट्रोजन को प्लांट प्रोटीन, और प्लांट प्रोटीन से ये नाइट्रोजन मिनरलाइजेशन, इससे ये अमोनिया, अमोनिया से फिर नाइट्रिफिकेशन हुआ, नाइट्रिफिकेशन से फिर नाइट्रेट आयन बना। तो ये इस तरह से ये सर्किल बना रहा है। ये फैक्ट है, ये सारांश है कि किस प्रकार से ये काम होता है। मैं समझता हूं कि हो सकता है कि आपको इसे समझने में असुविधा हो रही हो, क्योंकि ये छोटा सा साइकिल हमने यह बताया है कि जिससे बच्चे ये जान ले कि नाइट्रोजन कैसे अमोनिया में कन्वर्ट करता है
और अमोनिया कैसे नाइट्राइट में और नाइट्राइट कैसे नाइट्रेट में। आइए, अगर ये नाइट्रोजन साइकिल आपने पढ़ा है, यहां भी आपको ये बातें समझ में आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो फिर मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इकोसिस्टम, कार्बन साइकिल, तो आपने अभी तक देखा वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल को हमने काफी संक्षिप्त में दिखाया। इंट्रोडक्शन में भी हमने नाइट्रोजन साइकिल पर डिस्कस किया है। शुरू में जब आपको इंट्रोड्यूस किया हूं, वहां भी हमने आपको नाइट्रोजन साइकिल दिखाया था, इसलिए यहां कोई विशेष बात नहीं थी, यूं ही मैंने फिर एक बार चर्चा कर दिया था। कार्बन साइकिल के बारे में जानते हैं। When you study the composition of the living organism, carbon constitute 49% of dry weight of organism, and in the next only to water. If we look at the total quality of global carbon, total quantity of the global carbon, we find that 71% carbon found in dissolved in ocean. Amazing fact. ये बात आपको जानना चाहिए कि 71% ऑफ द कार्बन इज फाउंड इन डिजॉल्व इन ओशन। ध्यान रखें, दिस ऑर्गेनिक रिजर्वॉयर रेगुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। डू यू नो दैट द एटमॉस्फेयर ओनली कंटेन अबाउट 1% ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन। एटमॉस्फेयर में केवल 1% ऑफ टोटल कार्बन, ग्लोबल कार्बन। ओलंपियाड में पूछा हुआ है। फॉसिल फ्यूल ऑल्सो रिप्रेजेंट ए रिजर्वॉयर ऑफ कार्बन। कार्बन साइकिल ऑकर थ्रू एटमॉस्फेयर, ओशन एंड थ्रू लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिज्म। कहां? एटमॉस्फेयर, ocean, through living and dead organism. According to one estimate, 4 into 10 to the power 13 kg of the carbon is fixed in the biosphere through photosynthesis activity annually per annum. Per annum कितना फिक्स हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड? 4 into 10 to the power 13। ये नहीं कहेंगे कि रटना है, रटना नहीं है, याद रखना है। ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ द कार्बन रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर एज CO2 थ्रू रेस्पिरेटरी एक्टिविटी ऑफ द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। Decomposer also contribute substantially CO2 pool by their processing of waste material and dead organic matter of land and ocean. Some amount of the fixed carbon is lost to sediment and removed from circulation. Circulation means carbon cycle. यही बात हमने कहा था कि कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है, रिसाइकलिंग हो रही है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि टोटल का टोटल कुछ लॉस करेगा। तो कुछ कार्बन सेडिमेंट के रूप में लॉस कर जाता है, सेडिमेंट्री हो जाता है, वही ना फॉसिल फ्यूल बन के आया है आज। Burning of wood, forest fire and combustion of organic matter, fossil fuel, volcanic activity are additional source of releasing CO2 in the atmosphere. कि burning wood, slash burning, forest fire, अभी ऑस्ट्रेलिया में लगा हुआ है फॉरेस्ट फायर, combustion of organic matter, fossil fuel, automobile exhaust, volcanic eruption, these are the additional source of carbon dioxide rather than respiration. Human activity has significantly influenced the carbon cycle. आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज जो दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेटिक चेंज हम लोग चिल्ला रहे हैं, नीतीश कुमार भी चिल्ला रहे हैं, जल जीवन हरियाली, इसके पीछे का कारण है अंतरराष्ट्रीय लेवल पर CO2 इमिशन को, कार्बन डाई इमिशन को कम करना।
हम लोग इन्वायरमेंटल इशू में इस पर बात करेंगे। यहां हम लोग केवल बात कर रहे हैं कार्बन साइकिल क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसे लिंक्ड बहुत सारे सवाल होंगे। तो कहता है कि इस कार्बन साइकिल को इन्फ्लुएंस करने वाला ह्यूमन की एक्टिविटी, जिसे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी कहते हैं, वो भी अपने आप में कम नहीं है। हाउ कैन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी इन्फ्लुएंस द कार्बन साइकिल? रैपिड डिफॉरेस्टेशन पहला ह्यूमन एक्टिविटी, अर्बेनाइजेशन जिसको आप कहते हैं, एंड मैसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड सो ऑन फॉर एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट have significantly increased the rate of release of carbon dioxide। यही कारण है कि इंडिया में BS4 के बाद BS6 नॉर्म लागू हो गया। वो नहीं जान रहे BS4? अप्रैल से पहले जितनी भी गाड़ियां खरीदी जाती थी, चलाई जाती थी, वो सब BS4 पर चलता था। BS मतलब भारत स्टेज। ये भी हम लोग इन्वायरमेंटल इशू में जानेंगे नॉर्म से। अभी इंडिया के अंदर लॉकडाउन में ही BS6 लागू कर दिया गया। इतना तेजी से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कर रहे हैं कि BS5 फाइल के अंदर ही रह गया, वो बाहर आया ही नहीं। सीधे जंप कर गए हम लोग कहां? BS4 to BS6। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर नीट, सच काइंड ऑफ अ क्वेश्चन मस्ट बी रिमाइंड। Significantly increase the rate of release of carbon dioxide into the atmosphere। लिखता है कि सी ग्रीन हाउस इफेक्ट इन चैप्टर 16 इन्वायरमेंटल इश्यू, वहां पर हम लोग बात करेंगे। अब ये कार्बन साइकिल है जो काफी सिंप्लीफाइड वर्सन है। कहां से ये ओसनिक रिस्पायरेशन और डिकम्पोजिशन से कार्बन निकल रहा है, वाटर से ये कार्बन निकल रहा है, ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी से कार्बन कंज्यूम हो रहा है ये, लेकिन इस स्लैश बर्निंग से, फॉरेस्ट बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये साइकिल है, कोई बड़ी चीज नहीं है, ये आपके किताब का ही अंश है, आप देख सकते हैं, इसमें कोई बहुत समझने वाली बात नहीं है। यह है सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ कार्बन साइकिल इन द बायोस्फीयर। अभी इकोसिस्टम में कार्बन साइकिल के बाद दूसरी बातें आती है जो इंपॉर्टेंट है, फास्फोरस साइकिल। Phosphorus is the major constituents of the biological membrane। आप जानते हैं, न्यूक्लिक एसिड and cellular energy transfer system। Many animals also need large quantity of this element to make cell। सेल माने खोल, घोंघा का खोल, बोन एंड टिथ। कि एनिमल को ये फास्फोरस क्यों चाहिए? सेल बनाने के लिए, हड्डी बनाने के लिए और दांत बनाने के लिए। द नेचुरल रिजर्वायर ऑफ द फॉस्फेट इज रॉक, क्योंकि सेडिमेंट्री साइकिल है, विच कंटेन फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। व्हेन रॉक आर विदर्ड, minute amount of this phosphate dissolve in the soil solution and are absorbed by root of the plants। Herbivorous and other animal obtain this element from plants। The waste product and the dead organism are decomposed by phosphate solubilizing bacteria। याद रखेंगे, पूछा हुआ सवाल है कि कौन से डिकम्पोजर जैसा फॉस्फेट को सोलुबलाइज करते हैं। and releasing phosphorus like carbon cycle। There are no respiratory release of phosphorus into atmosphere। रिस्पायरेशन के दरमियान फॉस्फोरस एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं होता जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। यह एक अंतर हुआ, यह डिफरेंस हुआ कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल में, कार्बन साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल में। पूछता है कि ऐसा और भी कौन सा अंतर है? कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द कार्बन एंड फॉस्फोरस साइकिल ऑल्सो? देखिए आप, फॉस्फोरस साइकिल, ये रॉक है, रॉक से फॉस्फेट रॉक है, यहां से इरोजन होकर के डिजॉल्व हो रहा है, चारों ओर से इरोजन हो रहे हैं, और डिजॉल्व होने के बाद ये सॉइल में, यहां से मेराइन सेडिमेंट से ये कहां जाते हैं? रॉक में जा रहे हैं। फिर ये रॉक से क्या है? सॉइल में, सॉइल में फॉस्फेट, उसको कौन ले रहा है? प्लांट्स लेंगे। प्लांट्स को कौन लेगा? एनिमल लेंगे। फर्टिलाइजर के द्वारा भी प्लांट्स में आते हैं, जिस तरह नाइट्रोजन भी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर के रूप में आता है।
The other two major and important difference between carbon and phosphorus cycle are, firstly, पहला अंतर, atmospheric input of phosphorus through the rainfall are much smaller than carbon input, and second, gaseous exchange of phosphorus between organism and environment are negligible. तो दो अंतर आपने देख लिया, और एक पीछे अंतर था, तीन अंतर आप अपने दिमाग में रखेंगे। कार्बन साइकिल और फास्फोरस साइकिल में तीन प्रमुख अंतर क्या है? तो पहला प्रमुख अंतर यह है कि फास्फोरस रिस्पिरेटरी लॉस के रूप में नहीं निकलता। दूसरा अंतर यह है कि एटमॉस्फेरिक इनपुट ऑफ फास्फोरस थ्रू रेनफॉल नहीं होता, वेरी निग्लिजिबल रेदर देन कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा अंतर है गैसियस एक्सचेंज ऑफ फास्फोरस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट, नेग्लिजिबल। अब देखिए फास्फोरस साइकिल रॉक में मिनरल के रूप में है, वेदरिंग होके सॉइल में आया, सॉइल से क्या हुआ, टेकअप हुआ किसमें, प्रोड्यूसर में। प्रोड्यूसर से कौन लिया, कंज्यूमर। प्रोड्यूसर के डेड एंड डीके या लिटर फॉल से क्या हुआ, डिट्रीटस बन गया फास्फोरस। कंज्यूमर के डेड एंड डीके होने से भी क्या हुआ, डिट्रीटस बन गया। फास्फोरस सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया जो डिकम्पोजर के रूप में काम करेगा, क्या करेगा, डिट्रीटस से फास्फोरस को कहां दे देगा, सॉइल में दे देगा। अपने माइकोराइजा का नाम सुना होगा, भाम फंजाई का नाम सुना होगा, वेसिकुलस आर्बिकुलस माइकोराइजा, वो एक बहुत गुड डिकम्पोजर के रूप में काम करता है और वो फास्फोरस की सप्लाई करता है पौधों को। तो इस प्रकार आपने एक सिंप्लीफाइड वर्जन देखा फास्फोरस साइकिल का भी। तो आपने इस तरह का वाटर साइकिल देखा, ऑक्सीजन साइकिल देखा, नाइट्रोजन साइकिल देखा, कार्बन साइकिल देखा, फास्फोरस साइकिल देखा। एक बचता है सल्फर साइकिल, वैसे कैल्शियम साइकिल भी होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फास्फोरस साइकिल। काफी सिंपल है, वॉल्केनिक इरप्शन से हाइड्रोजन सल्फाइड निकल रहा है, डिकम्पोजन से भी हाइड्रोजन सल्फाइड निकल रहा है, ह्यूमन इमिशन से भी हाइड्रोजन सल्फाइड निकल रहा है, मेराइन इकोसिस्टम में सल्फेट है, पायराइट्स है, यह सेडिमेंट्री भी है, डिकम्पोजिशन करके जा रहा है, एटमॉस्फेयर से फॉल आउट हो रहा है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। इस प्रकार ये देखिए सर्किल में चल रहा है। तो सल्फर साइकिल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको यह जानना है, बीइंग ए मैन ऑफ इकोलॉजी, कि सल्फर का भी रिसाइकलिंग होता है, सल्फर भी न्यूट्रिएंट साइकिल। ये तो थी आपकी साइकिल, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। यहां इकोसिस्टम की बातें समाप्त होती हैं, फंक्शन की। लेकिन आपको जानना है कि हाउ एंड व्हाई इकोसिस्टम इज द मच मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू, व्हाई योरसेल्फ कंजर्व द इकोसिस्टम, अदरवाइज अल्टीमेटली योरसेल्फ वैनिश्ड and earth become lifeless. In those circumstances, this topic is very important for you. Ecological service. The healthy ecosystem are the base for the wide range of economic, environmental and aesthetic goods and service. The product of ecosystem process are named as ecosystem service. फॉर एग्जाम्पल हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम प्यूरिफाई एयर। चिड़ियाखाना, पटना चिड़ियाखाना में जाके देखिए, वहां लिखा हुआ होगा पटना का फेफड़ा। और अमेजन फॉरेस्ट को कहते हैं लंग्स ऑफ अर्थ। छोटे छोटे बच्चे ये सब जीके वगैरह में पढ़ते रहते हैं, अर्थ ऑफ लंग्स। हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम प्यूरिफाई एयर एंड वाटर, mitigate drought and flood, cycle nutrients, generate fertile soil, provide wildlife habitat, maintain biodiversity, the very important, pollinate crops, provide a storage site for the carbon, and also provide aesthetic, cultural, spiritual value. कल से वैष्णो देवी यात्रा शुरू हो रहा है। तब वैष्णो देवी यात्रा में लोग क्या है, स्पिरिचुअल वैल्यू। कहां है वो,
जंगल के अंदर, पहाड़ों पर, तो अगर उसको हम लोग रखे हैं तो आज स्पिरिचुअल वैल्यू दे रहा है। थ्रो वैल्यू ऑफ द सच सर्विस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। इट सीम reasonable to the think that biodiversity should carry a hefty price tag। अगर इन बातों को, इन सारी डायवर्सिटी को सोचे तो आप पाएंगे कि इनको अगर खरीदना हो तो कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। पानी, आप ये जानते हैं कि आपके इकोसिस्टम, आपकी ग्लोब की देन है पानी। वाटर, बाथरूम में जाते हैं, 1 घंटा खड़ा होकर इधर उधर करते हैं, नल गिरते रहता है, पानी झरना गिरते रहता है। और अगर एक दिन पानी नहीं बंद हो जाता है तो आपकी सारी एक्टिविटी बंद हो जाती है। आप सोचिए, अगर पानी नहीं रहे, आप खरीदेंगे जिस पानी को 20 रुपया लीटर बिस्लरी वाटर खरीदते हैं और कितना पानी मिसयूज करते हैं। क्या उसका काम, अभी कभी आपने उसका दाम जोड़ा, उसका प्राइस जोड़ा? इस संबंध में एक वैज्ञानिक आते हैं और वो एस्टिमेट करते हैं कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को, कॉस्ट को, जो कि इकोसिस्टम के द्वारा प्रोवाइड है, इकोसिस्टम का सर्विस है। रॉबर्ट कॉस्टांजा एंड हिज कलीग्स हैव वेरी रिसेंटली ट्राइड टू पुट प्राइस टैग ऑन नेचर लाइफ सपोर्ट सर्विस। रिसर्चर हैव पुट एन एवरेज प्राइस टैग $33 trillion a year on these fundamental ecosystem service, which are largely taken for granted because they are free। लेकिन ये सब फ्री है। This is the nearly twice the value of the global gross national product GNP। वर्ल्ड की जो GNP है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, उनकी प्राइस जो है वो 18 ट्रिलियन है, $18 trillion पर एनम। और इकोसिस्टम के से फ्री हम लोग लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन है, वाटर है, सनलाइट है एंड सो मेनी थिंग। इसका भी पैसा होना चाहिए कि नहीं, इसका वैल्यू होना चाहिए कि नहीं। हम लोग इतना बिजली का बिल देते हैं, लेकिन कितना देर का बिजली का बिल देते हैं? रात भर का। लेकिन अगर हम लोग दिन में प्रकाश नहीं हो उसका भी बिल दे तो? ये बातें हम बच्चों को यहां बताया जा रहा है। आउट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द वेरियस इकोसिस्टम सर्विस, द सॉइल फॉर्मेशन अकाउंट फॉर अबाउट 50%। यह पूछने वाली बात है। एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द अदर सर्विस लाइक रिक्रिएशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग आर लेस देन 10% each। द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट रेगुलेशन एंड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ अबाउट 6% each। ये डाटा याद रखनी चाहिए, 50%, 10% और 6%। क्वेश्चन आप बनाते हैं तो वीडियो पढ़ते हैं, वीडियो को देखते हैं। मेरा मानना था, मैंने शुरू में भी कहा था कि आपको इकोलॉजी से इस साल नीट में आने वाले 12 के 12 सवाल टैली करेंगे। आप केवल पढ़ते जाइए, जहां जहां डाटा बेस्ड बातें हैं उनको समझा रहा हूं, समझते जाइए और दिमाग में रखते जाइए। और बच्चे वीडियो एक बार देख लेते हैं उसके बाद, या पहले वीडियो नहीं देखते हैं, पहले सवाल बनाने बैठ जाते हैं। उल्टा चलने की आपकी बीमारी है, उल्टा चलिएगा कुछ नहीं होगा। सीधा पहले एनसीईआरटी पढ़े, फिर वीडियो देखें, फिर तुरंत सवाल बनाएं। दिक्कत होती है तो मुझे फीडबैक दें। इकोसिस्टम सर्विस की बातें बहुत जानी, लेकिन मैंने नटसेल में बता दिया है कि क्या क्या इकोसिस्टम सर्विस के अंतर्गत सीधा सीधा आता है। रेगुलेशन ऑफ डिजीज कैरिंग ऑर्गेनिज्म, प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर एंड वाटर, mitigation of drought and flood, generation and preservation of the soil and renewal of their fertility, detoxification and decomposition of waste, pollination of the crops and natural vegetation, dispersal of seed, cycling and movement of nutrients, control of the vast majority of the potential gradient agriculture pest, maintenance of biodiversity, protection of the coastal shore from erosion by wave,
partial stabilization of the climate, moderation of the weather extreme. ये सारे ऑप्शन हैं जो बार बार पूछे गए हैं कि इनमें से कौन इकोसिस्टम सर्विस नहीं है, इसलिए इसको मैं लाइन वाइज कर दिया हूं ताकि आपको सहूलियत हो। थैंक यू फॉर टुडे। यहां पर हम लोगों ने न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग खत्म की। इसके बाद हमारी अगली कड़ी है जो पुनः आपको थोड़ी देर में वीडियो प्राप्त होगा, वो क्या है? इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन। थैंक्स।